गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अब हम लोग शुरू करने वाला है बीएमएसटी, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लास 12। तो इसके अंदर देखो, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है और थ्योरी भी है। 3 पार्ट है। तो कैसे करें, तो उस पर पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका पूरा रिवीजन, प्रैक्टिस और पूरा सिलेबस हम लोग 3 पार्ट में करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेगा। ठीक है, जितना भी चैप्टर से थ्योरी बन सकता है वो सारा थ्योरी हम लोग आज डिस्कस करेगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट ये क्या होता है? When the interest is calculated on the initial sum borrowed principal throughout the specified period, then the interest obtained is called the simple interest. अब तुमको लोन चाहिए, समझ रहे? तुमको पैसे का जरूरत है, तुमको लोन चाहिए, तो तुम कहाँ जाएगा? तुम बैंक के पास जाएगा या फिर तुम अपने किसी दोस्त के पास जाएगा। उसको तुम बोलेगा कि हमको 10,000 रुपए का पैसा का जरूरत है। तो तुम यहाँ से बैंक से 10,000 का लोन ले लिया। तो बैंक वाला तुमको क्यों दिया 10,000? क्योंकि बैंक वाला बोला कि हम तुमसे 10% इंटरेस्ट लेगा 1 साल। कितना? 1 साल। तो 1 साल बाद जो तुम वापस करेगा तो कितना करेगा? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 होता है। और तुम लिया था कितना? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 11,000। तो वापस तुम कितना करेगा? टोटल 11,000 करेगा। और तुम इंटरेस्ट कितना भर रहा है? 1,000। तो इस अमाउंट पे जो तुम प्रिंसिपल लिया है उस पे तुमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो उसी चीज का बात हो रहा है यहाँ पे, समझ रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, when the interest is calculated on the initial sum मतलब principal, borrowed मतलब उधारी, principal, throughout the specified period, then the interest obtained is called simple interest. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना? 1,000। वैसे ही 2 साल का कितना बनेगा? फिर से 1,000 तुमको देना पड़ेगा। तो पहले तो 1,000 तुम 1 साल का दिया, 2 साल का फिर से 1,000 तुम देगा, 3 साल का फिर से 1,000 देगा। तो टोटल 3 साल का कितना हो गया? 3,000। समझ रहा है? तो हर एक साल सेम इंटरेस्ट तुमको देना पड़ता है 10-10%। इसमें इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टिपिकली एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। इट कैन बी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो तुम 10,000 रुपया लिया था उस पे तुमको क्या देना पड़ेगा? 10% इंटरेस्ट। उसी का बात हो रहा है यहाँ पे, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। और ये जो 10,000 तुम अपने पास रखा है 1 साल के लिए, उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। समझ रहा है? अब जो इंटरेस्ट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल तुमको सेम अमाउंट, सेम इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 है तो फिर से नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,000 और होगा, 1,000 और होगा। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट सेम अमाउंट से बढ़ते जाएगा। लेकिन एक और इंटरेस्ट होता है जिसका नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें थोड़ा अलग कहानी है। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसमें तुमको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में सेम इंटरेस्ट देना पड़ता है हर एक साल। व्हाट इज इंटरेस्ट पूछेगा तो तुमको ये वाला पूरा भर के आना है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल। द सम ऑफ मनी व्हिच द पर्सन बोरोज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो तुम कितना उधारी लिया था अपना दोस्त से या फिर बैंक से? 10,000। तो इस 10,000 को बोलता है हम लोग प्रिंसिपल। जितना पैसा तुम बोरो किया है उसको बोलता है हम लोग प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो क्या है ये? अमाउंट। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट टेकन टुगेदर इज कॉल्ड द अमाउंट। प्रिंसिपल तो था तुम्हारा 10,000। अब 1 साल बाद तुमको इंटरेस्ट कितना देना है? 1,000। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 11,000, 11,000। तो ये जो 11,000 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को तुम प्लस करेगा, जैसे कि 10,000 था, इंटरेस्ट तुम 1,000 भरा, तो दोनों मिला कितना हो गया? 11,000। तो हो गया काम। इसी को बोलते हैं हम लोग अमाउंट। तो प्रिंसिपल जो तुम सिर्फ बोरो किया था, उधारी लिया था, वो प्रिंसिपल है। इस पे इंटरेस्ट को प्लस कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है। आ रहा बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ये क्या होता है? Compound interest is the interest calculated on the initial principal as well as the accumulated interest from the previous periods. तो 10,000 का तुम लोन लिया या फिर कहीं से बोरो किया, पैसा उधारी पे लिया। अब इस पे देखो इंटरेस्ट तो लगेगा। कितना? 1 साल का 1,000 होता है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1,000 तो होगा ही 1 साल का, प्लस ये जो 1,000 तुम्हारा इंटरेस्ट बना है ना, इस पे भी तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा। इसका 10% 100। तो 2 साल में तुम इंटरेस्ट कितना भर रहा है?
2000 प्लस 100 मतलब 2100। 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना 2100। ये किस में हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हर एक साल तुम एक एक हजार रुपया इंटरेस्ट भरेगा, उसमें चेंज नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2000 बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बनेगा 2 साल का इंटरेस्ट 2100। आ रहा है बात समझ में। तो इस पे इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, इस पे इंटरेस्ट कम बनता है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा। कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल, जितना पैसा तुम लिया है उधारी बोरो किया है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, प्लस जो इंटरेस्ट बना है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला ये है PRT by 100 और इसका फॉर्मूला ये है। ये जो इंटरेस्ट होता है ये एक लीनियर ग्रोथ होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। हर बार 1000 इंटरेस्ट ही लगने वाला है, तो कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट बनता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट हर साल सेम इंटरेस्ट लगेगा। किस पे सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और इसमें लीनियर ग्रोथ, लीनियर मतलब सेम और एक्सपोनेंशियल मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते जाए। आगे देखो कुछ डेफिनेशन वगैरह है इसमें। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है द स्टेटेड और एडवर्टाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन ए लोन और इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। और ये क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट the actual annual interest rate after accounting for the effect of compounding during the year। तो ये दो डेफिनेशन वगैरह है, इसको देख लेना। इसका जब हम लोग क्वेश्चन करेगा प्रैक्टिकल में तब तुमको हम समझाएगा कि ये चीज क्या है। समझ रहा है, फिलहाल के लिए बस डेफिनेशन देख लो। जब इसका क्वेश्चन करवाएगा हम पार्ट 2 में तब हम तुमको बताएगा कि ये चीज होता क्या है। नेक्स्ट देखो एन्युइटी, ये क्या होता है। एन एन्युइटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स मेड एट रेगुलर intervals over a period of time। Example monthly EMI, pension, fixed deposits, insurance payment। तो EMI वाला समझता है एग्जाम्पल। अब ये एन्युइटी कैसे काम करता है वो समझ लेता है। तो अब तुम बाइक खरीद लिया, एक तुम एक बुलेट बाइक खरीद लिया और मान के चलता है उसका दाम 1 लाख रुपए है। तो इसमें क्या करेगा तुम पहले 30,000 रुपया डाउन पेमेंट देना पड़ता है, DP कुछ एक पैसा देना पड़ता है। जिस दिन तुम खरीदेगा ना उस दिन उस दुकानदार को कुछ रुपया देना पड़ता है, उसको बोलता है हम लोग डाउन पेमेंट DP। तो ये तुम दे दिया 30,000, तो बचा कितना 70,000, 70,000। अब तुम बोला कि ये जो 70,000 है ये हम आज नहीं देगा, इस पैसे को हम इंस्टॉलमेंट में भरेगा। तो वो क्या करेगा दुकानदार तुम्हारा एक इंस्टॉलमेंट बांध देगा, सेम अमाउंट तुमको हर एक इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, सेम अमाउंट। और ऐसे करते करते ये जो तुम्हारा 70,000 है ये खत्म हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एन्युइटी, जो कि तुम पेमेंट कर रहा है। और कैसा पेमेंट इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल वगैरह भी लिख देना पूछेगा तो। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एन्युइटीज। अब ये जो एन्युइटीज होता है ये अलग अलग टाइप का होता है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेता है। तो सबसे पहले देखो ऑर्डिनरी एन्युइटी, इसको हम लोग एन्युइटी इमीडिएट भी बोलते हैं। ये क्या है पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अब जैसे ये एक महीना है, फिर ये नेक्स्ट महीना है, फिर ये नेक्स्ट महीना है, तो तुम पेमेंट कब कर रहा है आखिरी में, महीना के आखिरी में पेमेंट कर रहा है। समझ रहा है, तो उसको बोलता है हम लोग ऑर्डिनरी एन्युइटी। इसका एग्जांपल देखो फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, लोन पेमेंट्स, किसका एग्जांपल है ऑर्डिनरी एन्युइटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है एन्युइटी ड्यू। ये क्या होता है पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे तुम शुरुआत में दे रहा है, शुरुआत में दे रहा है, हर एक महीना का शुरुआत में दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एन्युइटी ड्यू। मतलब एग्जांपल देख लो यहाँ पे हाउस रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब एग्जांपल है इसका एन्युइटी ड्यू का। नेक्स्ट परपेचुअल एन्युइटी, परपेचुअल एन्युइटी ये क्या होता है पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट एन एंड। मतलब इसमें क्या हो रहा है ये जो पेमेंट वगैरह तुम कर रहा है ना ये करते जा रहा है, करते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। समझ रहा है, इसमें रुकना ही नहीं है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेचुअल एन्युइटी। इसका एग्जांपल भी देख लो जैसे स्कॉलरशिप, सम बॉन्ड्स। आगे देखो डेफर्ड एन्युइटी, ये क्या होता है पेमेंट्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, एक पीरियड के बाद में स्टार्ट होता है ये पेमेंट मिलना, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स। नेक्स्ट है अपना सिंकिंग फंड। ये क्या होता है ए सिंकिंग फंड इज ए फंड क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड मनी periodically to repay a debt or
रिप्लेस एन एसेट इन द फ्यूचर। अब तुम्हारा कोई फैक्ट्री है, उसमें तुम एक मशीन खरीद के लेके आ गया। इस मशीन का दाम कितना है? इस मशीन का दाम है 5 लाख रुपया। अब इसको तुम यूज कर रहे हैं। अब ये जो मशीन है, ऐसा तो नहीं है कि ये अमर है, समझ रहा है? अमर तो है नहीं, ये मशीन किसी ना किसी दिन खराब तो हो गई, तो फिर तुमको दोबारा मशीन खरीदना पड़ेगा। जो तुम लोग बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है, तो ऐसा तो है नहीं ना जिंदगी भर चलेगा, खराब तो होगा ना एक दिन। तो सेम टाइप का ये जो मशीन तुम खरीदा है अपना फैक्ट्री के लिए 5 लाख रुपए में, इसको तुम यूज कर रहे हैं, तो ये एक दिन खराब होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करता है कि ये जो मशीन है इसका लाइफ होगा कुछ ना कुछ एक। अब हो सकता है कि जो मशीन है ये 15 साल या फिर 10 साल में खराब हो जाए, तो मान के चलता है कि 10 साल में ये खराब हो जाएगा, तो 10 साल बाद तो तुमको वापस एक खरीदना पड़ेगा मशीन। तो तुम क्या करेगा, हर एक साल कुछ रुपया जमा करेगा, हर एक साल कुछ रुपया तुम जमा करेगा। कहाँ? फंड में। मतलब तुम मान लो तुम कोई बैंक अकाउंट खोल लिया, उसमें हर एक साल कुछ पैसा जमा कर रहा है, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम जो बिजनेस कर रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा, उसमें से कुछ एक पैसा तुम जमा कर रहा है, हर एक साल जमा करा 10 साल तक, और 10 साल बाद ये मशीन खराब हो गया और तुम्हारे पास में 5 लाख रुपया भी जमा हो रखा है। कहाँ से? ये जो तुम हर एक साल प्रॉफिट में जमा किया था कुछ रुपया, कि फ्यूचर में ये मशीन तो खराब हो गई तो दूसरा लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम 5 लाख रुपए जमा करके रखा है, तो जिस दिन खराब होगा उस दिन खरीद लेगा, पैसा तो है अपने पास। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिंकिंग फंड। आ रहा बात समझ में? जा रहा है ना खोपड़ी में बात? नेक्स्ट देखो क्या है, परमुटेशन। ये परमुटेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो ये क्या चीज है? ये है अरेंजमेंट। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, ये वर्ड को याद रखना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी सामान हो सकता है। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में 3 बुक है, ए बी और सी, 3 बुक है। इस 3 में से तुमको 2 बुक लेना है। कितना बुक लेना है? 2 बुक। और इसको कहाँ? सेल्फ में। ये जो कॉलेज वगैरह सेल्फ होता है ना, लाइब्रेरी वगैरह, उसमें तुमको इसको रखना है, इस 2 बुक को। इन तीनों में से कोई 2 बुक तुमको लेना है और इसको अरेंज करना है। कहाँ? इस सेल्फ में। तो तुम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो हो सकता है कि तुम पहले ए बी को रख दो, तो हो सकता है कि तुम पहले ए बी रखो, पहले ए वाले बुक को रखो सेल्फ में, फिर बी रखा। ये नहीं करके तुम ऐसा भी कर सकता है, पहले बी रखा फिर ए रखा। और क्या हो सकता है? बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। तो ये सारा क्या है? ये अरेंज। 3 बुक था, 3 में से तुमको 2 लेना था और इस 2 को यहाँ पे सेल्फ में अरेंज करना था। तो देखो कितना तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकते। तो ये क्या है? ये है अरेंजमेंट। अलग अलग तरीके से हमको अरेंज करना था इस बुक को। तो कितना तरीका निकल के आया यहाँ पे? 6 वेज। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट, कि कितना अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज को अरेंज कर सकता है। वही चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पे, कहाँ? परम्यूटेशन में। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन में। ये क्या है? It refers to the selection of objects where order does not matter. तो ये क्या है? अब मान लो सेम तुम्हारे पास में 3 बुक है और इसमें से तुमको 2 बुक लेना है। कितना लेना है? 2 बुक। और इस बार अरेंज नहीं करना है, इस बार क्या करना है? इस बार सिलेक्शन करना है। 3 बुक में से 2 चीज को सिलेक्शन करना है तुमको। तो कैसे करेगा? तुम चाहे तो ए बी ले लो, बी सी ले लो या फिर ए सी ले लो। तो देखो यहाँ पे कितना अरेंज, यहाँ पे कितना सिलेक्शन बना? 3 सिलेक्शन बना। यहाँ पे 3, सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेक्शन बना। तो अरेंजमेंट ये सारा होगा। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करता है। ऑर्डर, हम ए बी लिया था, सेम बी ए भी ले लिया, बी सी तो लिया ही था, सेम सी ए भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर मतलब नहीं है। यहाँ पे तुम या तो तुम ए बी लो या फिर बी ए लो, दोनों सेम चीज है। समझ रहा है? अगर तुमको 2 बुक चाहिए, एक बुक का नाम ए है और दूसरे बुक का नाम बी है, तो तुम चाहे ए बी लो या फिर बी ए लो, दोनों तो सेम ही चीज तुम्हारे हाथ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है। यहाँ पे बोला भी है, देखो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर से मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चाहिए होगा। कहाँ? परमुटेशन में। आ रहा है बात समझ में? तो बस इतना याद रखना, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना है और स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन करना है और यहाँ ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, बस सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट देखो सेट थ्योरी। ये क्या होता है? सेट थ्योरी। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो जो सेट होता है ना, उसका काम क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन दिखाना। वेल डिफाइंड कलेक्शन किस चीज का? ऑब्जेक्ट्स का। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं और
मेंबर बोलता है। अब हम तुमको बोल रहे हैं कि सेट बनाओ, किस चीज का? भावेल्स का। समझ रहा है? सिर्फ और सिर्फ भावेल्स का तुम हमको सेट बना के दो। तो कौन कौन सा भावेल होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तुम सारा भावेल्स एक सेट के अंदर लिख दिया और एक ही चीज का सेट है, ये भावेल्स का सेट है। बस यही तो काम करना है यहाँ पे, किसी भी चीज का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में तुमको दिखाना है। और यहाँ पे जो अंदर ये जो चीज वगैरह है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। ये जो ए है इस सेट का क्या है? एलिमेंट है या फिर मेंबर है। समझ में आ रहा बात? तो देखो ये जो सेट है इसको तुम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, दिखा सकता है। पहला क्या होता है? रोस्टर टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये रहा एग्जांपल। ये क्या है? ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर 5 से कम। समझ रहे हैं? 5 से जो कम है वो है नेचुरल नंबर। ये एग्जांपल। अब देखो इसी चीज को हम लोग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ क्या होता है? A property that describes the elements of the set is written inside curly bracket। अब देखो इसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? x such that x is a natural number less than। समझ रहा है? ये दोनों सेम चीज है लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट में बताया, स्टेटमेंट में कि ये जो नंबर्स वगैरह है उसको हम लोग यहाँ पे x बोलते हैं। x such that, ये जो इस तरीके से लाइन है उसको पढ़ेगा such that। ठीक है? x such that x is a natural number less than 5। 5 से जितना भी कम नंबर है वो सारा चीज इस एग्जांपल में हम लोग बता रहे हैं। और उसी चीज में यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख रही है। तो दो तरीके से सेट को तुम रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन सा है उसका नाम? एक का नाम है रोस्टर या फिर उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि किन दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो तुमको ये दोनों नाम लिखना पड़ेगा। आ रहा है कुछ बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले फाइनाइट सेट कंटेन्स ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड एलिमेंट्स होता है जिसको तुम काउंट कर सकता है। इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अनलिमिटेड और इनफाइनाइट एलिमेंट्स जिसको तुम काउंट ही नहीं कर सकता है। x such that x is a natural number। अब नेचुरल नंबर तो जाते रहेगा, कहीं खत्म ही नहीं होता है। समझ रहा है? तो वो सारा चीज जहां रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट मतलब जिसको काउंट करा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है देखो एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट क्या होता है? इसको हम लोग नल सेट भी बोलता है। दोनों सेम चीज है। एम्प्टी सेट, नल सेट दोनों सेम चीज। तो ए सेट विथ नो एलिमेंट्स डिनोटेड एज दिस। समझ रहे? इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। नेक्स्ट इक्वल सेट्स। Two sets are equal if they have exactly the same elements। दो सेट है, दोनों में सेम चीज भरा हुआ है अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। नेक्स्ट सबसेट। ये क्या होता है? सेट A is a subset of set B if every element of A is also an element of B। तो उसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। नेक्स्ट देखो क्या है? पावर सेट। ये क्या होता है? The set of all subsets of a set A denoted as PA। समझ रहा है? डिनोटेड एज PA। इसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट। सबसेट मतलब छोटा छोटा सेट, उसका एक अलग से सेट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। नेक्स्ट देखो यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन टिपिकली डिनोटेड एज U। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारा एलिमेंट आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। Complement of a set। The complement of set A denoted as A dash is the set of all elements in the universal set that are not in A। तो देखो यहाँ पे जितना भी चीज है ना, ये सब जब हम प्रैक्टिकल करवाएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहा है? फिलहाल के लिए बस तुम डेफिनेशन वगैरह देख लेना, तो जब क्वेश्चन करेगा तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा। समझ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखो यूनियन ऑफ सेट। ये क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू sets A and B denoted as A union B is the set containing all elements of A और B और both। तो जैसे कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, इन दोनों को मिला के एक तो सेट बना दिया हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग A यूनियन B। समझ रहे हैं? A यूनियन B। तो देखो यहाँ पे दोनों सेट को देखो, A और B को देखो, 1 2 दोनों में है और 3। अब ये जो तीनों एलिमेंट है ये तीनों कहां से आया? कुछ A से आया, कुछ B से आया,
कुछ दोनों में है, मिला जुला के एक नया सेट बन गया। इस सेट को क्या बोलेगा? ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी denoted as A intersection B. A intersection B is the set containing all elements common to both A and B. अब ये A है और ये B है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? दोनों जो दोनों में हो, 2 है इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हो गया कॉमन। इसी कॉमन वाले चीज को हम लोग बोलता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B denoted as A minus B is the set of elements that belong to A but not B। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? A माइनस B हो रहा है, समझ रहे हैं? ये कैसे निकलेगा देखो, तो ये A है और ये B है, हमको क्या करना है? हमको A माइनस B करना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ A में ध्यान देना है, B वाले को ठीक से देखना नहीं है, बस पहले तुम A को देखो और जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर दो। A को देखो और जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब हमको बताओ A में क्या बचा? A में तो 1 बचा, तो ये होगा 1, ये हो गया क्या? A माइनस B। आ रहा है बात समझ में? वैसे ही अगर हम तुमको बोले कि B माइनस A निकाल के बताओ, B माइनस A निकाल के बताओ, पहले हम सिर्फ B को देखेगा, हम क्या देखेगा? B को देखेगा और देखेगा कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 गया, 3 गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, समझ रहा है? तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा नल सेट। इस 1 को इसमें नहीं लिखना है, समझ रहा है? 1 को कब लिखेगा? जब तुम A माइनस B करेगा, लेकिन जब तुम B माइनस A करेगा तो तुम जो भी B में बचा काटने के बाद वो तुम लिखेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं मतलब नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसको एकदम कायदे से इज्जत के साथ देख के जाना। डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, 3 तरीके का चीज है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो पहला वाला है ये क्या है? इज ए सिंगलटन सेट whose only element is 0। ये एक सेट है, इसके अंदर क्या है? 0, समझ रहा है? ये एक सेट है, ये एक सेट होता है ना, सेट के अंदर क्या है? 0, तो ये क्या है? 0 इसका एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब जो इसके अंदर रहता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अब जैसे कि ये है 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 क्या है? इस सेट का एलिमेंट है। वैसे ही 0 क्या है? इस सेट का एलिमेंट है। आगे देखो ये इस तरीके से बनाया हुआ है, ये क्या है? इज द नल सेट, समझ रहे हैं? ये क्या है? ये नल सेट है, इस तरीके से बनाया हुआ है। नल सेट मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको बोलता है हम लोग नल सेट। नेक्स्ट देखो ये जो चीज बनाया है इस तरीके से, इज अ सेट ऑफ सेट हुज ओनली एलिमेंट इज द नल सेट। अब जैसे कि ये सेट है और इस सेट के अंदर ये ऐसा डाल दिया, तो क्या हो गया? ये एक सेट है जिसका जो एलिमेंट है वो नल है, समझ रहा है? ये एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? वो नल सेट है। आ रहा है बात समझ में? तो इसको देख के जाना, ये पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो डिटर्मिनेंट्स, ये क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स along horizontal lines called rows and vertical lines called columns enclosed by 2 vertical lines is said to be a determinant. There are equal number of rows and columns in a determinant. A determinant is usually denoted by D or this. ऐसा एक ट्राइंगल टाइप का बना हुआ रहता है। तो डिटरमिनेंट क्या है? इस तरीके का 2 लाइन होता है और इसमें कुछ नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, जिसको रिप्रेजेंट करता है क्या? डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है माइनर्स। ये माइनर्स क्या होता है? द माइनर ऑफ एन एलिमेंट AJI is the determinant obtained by deleting the rows and column in which Aij exists. That is, ith row z column is denoted by Mij. अब ये माइनर क्या है? ये तुमको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेगा तब तुमको समझ में आएगा। सेम वैसे ही कोफैक्टर क्या होता है? The cofactor of an element is the corresponding minor with the proper sign attached. तो इन दोनों को प्रैक्टिकल वाले टाइम पे हम लोग ठीक से समझेगा। फिलहाल के लिए बस डेफिनेशन नोट कर लेना। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे 3-4 प्रॉपर्टीज पूछे कम से कम, हो सकता है कि 5 भी पूछ ले। बढ़िया से 4-5 याद करके जाना डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। तो पहला देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन रो और कॉलम इज इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब ये डिटर्मिनेंट है, इसमें सारा वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। दूसरा, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो ये डिटर्मिनेंट होता है, इसमें कुछ नंबर होता है, समझ रहा है? तो ये वाला जो चीज होता है इधर उसको रो बोलता है हम लोग, और ऐसे हम लोग देखने से कॉलम बोलता है उसको हम लोग। तो अगर रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, तो कुछ चेंज उसमें
नहीं आता है। नेक्स्ट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इफ एनी टू rows or columns of a determinant be identical, then the determinant is equal to 0. If each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant may be written as the sum of two or more determinant. तो इसको देख लेना एक बढ़िया से, जब क्वेश्चन वगैरह कराएगा तो सारा हम प्रॉपर्टी समझाएगा तुम लोगों को। फिलहाल बस थ्योरी कर रहा है तो इसीलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। मैट्रिक्स, ये क्या है? ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल नंबर्स arranged in rows and columns enclosed by a pair of brackets, either this or this, and subject to certain rules of representation. तो जो डिटर्मिनेंट था उसमें तुमको इस तरीके का लाइन मिलेगा और यहाँ पे कुछ नंबर्स या फिर लेटर वगैरह मिलेगा। मैट्रिक्स में थोड़ा अलग है, या तो तुमको ऐसा मिलेगा और यहाँ पे कुछ नंबर्स लेटर कुछ भी हो सकता, और तुमको ऐसा भी मिल सकता। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नंबर वगैरह हो सकता है, लेटर हो सकता है। ये क्या है? ये है डिटर्मिनेंट। तो दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग है। मैट्रिक्स में ये दोनों में से कोई भी तुम्हारा साइन बना हुआ मिल सकता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द पेयर हैविंग एज फर्स्ट कंपोनेंट द नंबर ऑफ रोज and as second component the number of columns in the matrix. Next type of matrix, पहला है rectangular matrix. M by n matrix where m not equal to n is called a rectangular matrix. अब जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें देखो इसमें रो कितना है, तो 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितना है? 1 2। समझ रहा है? तो रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलता है हम लोग rectangular matrix. Row matrix, a matrix having only one row is called a row matrix. Next, column matrix, a matrix having only one column is called a column matrix. Square matrix, a matrix in which number of rows is equal to the number of column is called a square matrix. अब जिसमें जितना रो है उतना ही कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो और null matrix, if every element of a matrix is equal to 0, it is called to be a null or zero matrix. Next है अपना diagonal matrix. ये क्या होता है? A square matrix in which all the elements except the diagonals are 0 is called a diagonal matrix. अब देखो ये क्या है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो है उतना ही कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो अगर इसमें ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इसको छोड़ के बाकी सब का सब एलिमेंट 0 होता है, उसको बोलता है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल होता है बीच वाला, तो ये एलिमेंट को छोड़ बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या होता है? 0 होता है, उसको बोलता है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या होता है? ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट्स है ये सब इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल मतलब मान लो ये 9, ये भी 9, ये भी 9, बाकी सब सारा 0 होना पड़ेगा, तो उसको बोलता है स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच द ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखना, पढ़ के जाना इसको अच्छे से। पहला बात तो ये स्क्वायर होना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम होना पड़ेगा। ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट्स है ये सब का सब 1 होना पड़ेगा, बाकी सब 0, उसको बोलता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्सेस A and B are said to be equal if and only if both the matrix are of same order and each element of one is equal to the corresponding element of the other, तब जाके उसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स obtained from A by interchanging its rows and columns is said to be the transpose of A and is denoted by A dash. इस तरीके से इसको डिनोट करता है हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix if A is equal to A bar. Skew symmetric matrix. A square matrix A is called to be skew matrix if A dash is equal to A.
ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल। डिटर्मिनेंट ये है, इसमें जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है हमेशा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्या? रोज और कॉलम। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। इस तरीके से डिनोट करता है सिंबल, और इसके अंदर नंबर्स वगैरह रहता है। और यहाँ पे ऐसे होता है या फिर इस तरीके से होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस देख लेना, पूछेगा तुमको 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है? द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस आर statistical tools used to represent a data set with a single value that describes its center. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है निकालने का? The objectives of average to get a single value to represent the entire group of values to facilitate comparison. अब जैसे कि विराट कोहली है, वो 3 मैच खेला, ठीक है, 3 ओडीआई खेला। पहले में 10 मारा, दूसरे में 20 मारा और तीसरे में 30 मारा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो 3 मैच वो खेला है, कितना मैच खेला है? 3 मैच खेला है, इसका एवरेज कितना है? तुम सुनता होगा न्यूज में या फिर अपने आसपास की, इस प्लेयर का इतना एवरेज है, इसका इतना एवरेज है। वो निकलता कैसे है एवरेज किसी भी प्लेयर का? तो वो खेला कितना मैच? 3 मैच खेला है। तुम क्या करेगा? इन तीनों को प्लस करेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, और डिवाइड बाय 3 करेगा। 3 क्यों? कि वो 3 मैच खेला, समझ रहा है? 3 मैच खेला, पहले में 10 मार के आउट हो गया, दूसरे में 20 मार के आउट हो गया और तीसरे में 30 मार के आउट हो गया। तो अगर हम तुमसे पूछे कि एवरेज बताओ, तो तुम क्या करेगा? तीनों को प्लस करेगा, तो कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा? 20। तो इसका जो एवरेज है वो कितना है? 20 है, 20 है। ये एवरेज मतलब ये है कि 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना होता है? 60। मतलब ऑन एन एवरेज हर एक मैच में वो 20 रन के औसत पे खेला है वो। इसका मतलब ये होता है, समझ रहा है? एवरेज मतलब औसत। तो ये जो 20 जो है उसका क्या शो करता है कि उसका एवरेज कितना है, हर एक मैच में वो किस एवरेज से खेल रहा है वो। हालांकि देखो यहाँ ज्यादा मारा है, इधर कम मारा है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो उसे क्या होता है? एक सिंगल नंबर मिल जाता है, और वो रिप्रेजेंट करता है उसका एवरेज। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज का, अच्छे एवरेज का? इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। नेक्स्ट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड calculate. It is based on all the observations. Next, it should be capable of further algebraic treatment. Next, it should have sampling stability. Next, it should not be unduly affected by extreme observations. ये देखना कभी कभी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है GM, जियोमेट्रिक मीन। ये क्या होता है? It is a series of n observation abbreviated as GM is defined as the nth root of the product of the n observation. तो इस तरीके से हम लोग GM निकालता है, ठीक है? इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेगा ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस इसका डेफिनेशन देख लो। इसका यूजेस तुमको पूछ सकता है कि बताओ GM का यूजेस क्या है, कहाँ काम आता है ये? तो GM is used in the construction of index number. Next, GM is highly useful in averaging ratios, percentages and rate of increase between 2 periods. GM is used in economic and social sciences where we want to give more importance to smaller items. तो इसका यूजेस जरूर देखना, पूछ सकता है एग्जाम में। HM, हार्मोनिक मीन। ये क्या होता है? HM is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observation. इसका यूजेस क्या है? It is useful in problem in which values of a variable are compared with a constant quantity of another variable, that is rates, time, distance covered within certain time and quantities purchased or sold per units. तो कुछ इसका यूजेस वगैरह है, जैसे कि रेट्स निकालने में काम आता है, टाइम चीजों को कंपेयर करने में काम आता है। तो ये सब इसका यूजेस है, और ये इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला वगैरह भी याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कोई क्वेश्चन देके। तो ये देखो, ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। अब ये जो चीज है ये थ्योरी का नहीं है, लेकिन ये ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी तुमको डाल के पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है। मतलब ये एक क्वेश्चन ये हो गया, अब इसको थोड़ा घुमा देगा, इधर उधर कर देगा, समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या समझने वाला बात है कि AM जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है GM से, और GM
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो ये चीज को याद रखना कि किस हिसाब से ये काम हो रहा है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। वैसे ही इसका एक फॉर्मूला और है, am इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, जब हम लोग क्वेश्चन करेगा तो इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिलहाल बस ध्यान में रखना, ये कहीं भी एग्जाम में पूछ लेता है और तुमको घुमा देगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखना इसको। मीडियन is a set of data is arranged in ascending or descending order of magnitude. Then the middle value divides the set into two equal parts is the median. अब जैसे कि मान लो 3 नंबर है 1 2 3, हम तुमसे पूछे कि मिडिल वाला कौन सा नंबर है, तुम बोलेगा 2, तो यही है मीडियन। वैसे अगर 1 2 3 और 4 ये 4 नंबर तुमको दे दिया, अब मिडिल नंबर कौन सा है, तो तुम बोलेगा 2 और 3 दोनों है, तो इसका मीडियन क्या होगा, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ये 2 नंबर लिया, तो इसका मीडियन होगा 2.5। समझ रहा है, तो इस तरीके से मीडियन निकलता है। यहाँ पे 3 नंबर था, 3 मतलब ओड, ओड होने से डायरेक्ट बीच वाला मालूम चल जाता है, लेकिन जब इवन होता है, समझ रहे हैं, जो नंबर इवन होता है तब बीच का 2 को पकड़ के उसका डिवाइड 2 करके निकालना होता है, तो मीडियन मिल जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, इसको याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, पोजिशनल एवरेज। फिर द ब्लैंक्स में तुमको पूछ लेगा ये। अब देखो यूजेज ऑफ मीडियन, ये क्या है, मीडियन इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। पहला, when observations are qualitative in nature. Next, when extreme observations are present in the data. Next, a quick estimate of an average is desired. To determine the average of a distribution with open-end classes, median is the best. In case of income distribution, the use of median gives the best result. तो इसका यूजेस वगैरह देखना। नेक्स्ट है मोड। मोड इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू इन ए सीरीज व्हिच occurs most frequently. कोई एक सीरीज है 1 2 2 3 2 4 5, तो सबसे ज्यादा अगर जो रिपीट हो रहा है वो 2 है, तो यही है तुम्हारा मोड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है किसी सीरीज में। इसका यूजेस देखो, मोड इज ऑफ ग्रेट यूज to large scale manufacturers of items such as ready-made garments, shoemakers and so on. In all such cases, it is important to know the size that fits most persons rather than the mean size. आगे देखो dispersion. ये dispersion क्या होता है? The degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation or dispersion of the data. अभी जो dispersion होता है ना, measures of dispersion, इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पहले ये देखो, एब्सोल्यूट मेजर्स देखो पहले। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स क्या है, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल्स, दीज आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्योर नंबर्स, कोएफिशिएंट, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो ये 2 अच्छे से देखना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स पूछता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 1, इट शुड बी रिजिड डिफाइंड। नेक्स्ट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। नेक्स्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर algebraic treatment. Next, it should not be unduly affected by the presence of extreme items. तो ये था characteristics of a good measures of dispersion. तो देखो, जो अपना चैप्टर है measures of dispersion, इसमें ये सारा टॉपिक है, समझ रहे हैं, डिफरेंट टाइप, तो ये वही है। सबसे पहले आता है रेंज, फिर QD, इसका दूसरा नाम क्या है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ये देखना, एक ही चीज का 2 नाम है, ये तुमसे पूछ लेता है फिर द ब्लैंक्स में कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, मीन डेविएशन MD, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, दीज आर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब सबसे पहले देखो रेंज क्या होता है। रेंज इज द सिंपलेस्ट measure of dispersion. It is defined as the difference between the maximum and the minimum values of the observation of the distribution. समझ रहे? तो ये रहा रेंज। अगर तुमको रेंज निकालना है किसी भी सीरीज का, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लो और जो छोटा नंबर है उसको ले लो, माइनस कर दो, मिल जाएगा तुमको। समझ रहे? ये होता है रेंज। और एक होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। समझ रहे? तो उसका फॉर्मूला ये है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर तुमको निकालने बोलेगा तो। नेक्स्ट है अपना क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या है? QD is defined as the difference between upper quartile and lower quartile divided by 2. It is also known as semi interquartile range. Is an absolute measure of dispersion. तो ये रहा QD का फॉर्मूला, याद रखना।
और ये है कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने का फॉर्मूला। इसको बहुत याद रखना, इसको बिल्कुल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। ये क्या होता है? मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये इसका फॉर्मूला है, देख लेना बढ़िया से। SD, ये जो SD वाला जो टॉपिक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले यूनिट से इसी टॉपिक से आता है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला, बढ़िया से देखना, ठीक है? जो सम वाला क्वेश्चन होता है उसको बढ़िया से देखना। SD is considered to be the best measure of dispersion. It is defined as the positive square root of the AM of the squares of the deviation of the given observation from their mean. Relationship between QD, MD and SD. तो ये एक फॉर्मूला होता है, तीनों का रिलेशन है, ये समझ रहे हैं? तो इसको याद रखना, ये तुमको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, और कहीं फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में कहीं तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये इसका फॉर्मूला होता है CV। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का शॉर्ट होता है नाम CV। ये क्या होता है? फॉर्मूला क्या है ये? SD बाय मीन इनटू 100। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट, तो इसको बढ़िया से देख के जाना। देखो क्या बोलता है, CV is a statistical measure that expresses the relative variability of data in relation to its mean. It is useful for comparing the degree of variation between different data sets if they have different unit of scales. CV is calculated, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका कुछ की पॉइंट्स वगैरह है वो सब लिख देना है यहाँ पे। पहला क्या है? एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। दूसरा, ये एक रिलेटिव मेजर है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन हमको बताता है ये। एप्लीकेशन क्या है इसका, देखना एक बार। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है। दिस मेक्स CV ए वर्सेटाइल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्पर्शन ऑफ डाटा इन रिलेशन टू इट्स मीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना और अच्छे से याद करके। नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ SD इज कॉल्ड वेरिएंस। ये जो SD होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको तुम स्क्वायर कर देगा, समझ रहे हो? तो क्या मिल जाएगा तुमको? वेरिएंस। ये देखो नेक्स्ट क्या है? लॉरेंज कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा गया है। तो लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एन इकोनॉमी। इट हेल्प्स मेजर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी है किस चीज में? इनकम में, वेल्थ में, उसको ये मेजर करने में हम लोगों को सहायता करता है। इसका फीचर्स वगैरह देखो। The x-axis represents the cumulative percentage of the population, मतलब poorest to rich. Next, y-axis represents the cumulative percentage of income or wealth. A 45-degree represents perfect equality. The Lorentz curve lies below the line of equality. The further it is, the greater the inequality. इसका uses वगैरह देख लेना। Used in economics and statistics to analyze income disparities, helps calculate the Gini coefficient, a measure of inequality. तो ये जरूर देखना, शॉर्ट नोट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ चांस इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान, किसी भी चीज का होने का अनुमान, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कुछ टर्म्स वगैरह तुमको समझना पड़ेगा। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच व्हेन परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंडर essentially identical conditions does not necessarily yield the same result. कॉइन है, उसको तुम उछाला, टॉस किया, तो कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, समझ रहा है? तो पहला बार हेड आया तो दूसरा बार में हेड आएगा जरूरी नहीं है, हर बार अलग अलग रिजल्ट तुमको मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है? ट्रायल। एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। तो कोई भी तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल। जैसे कि लूडो का डाई आता है, उसको तुम फेंका तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, तो वो क्या है? वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल पॉइंट। ईच ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अब जो तुम कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल, जो भी आ सकता है उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट constitutes the sample space. It is denoted by this. तो तुमको अगर सैंपल स्पेस निकालने बोलेगा तो तुम इस तरीके से साइन बना के इसके अंदर जो जो चीजें हो सकता है वो लिख देगा। हेड होगा तो हेड, टेल तो क्योंकि हेड या टेल ही हो सकता है, कॉइन जब उछालेगा तब तुम, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। नेक्स्ट, इवेंट। An event is a result of a random experiment. Mutually exclusive events. Two or more events
are said to be mutually exclusive if the occurrence of one prevents the occurrence of the other. मतलब एक के होने की वजह से दूसरा अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग mutually exclusive events. Equally likely events. Outcomes of trials are said to be equally likely if there is no reason to expect one in preference to the other. Independent events. Two or more events are said to be independent if the happening of an event is not affected by the knowledge concerning the occurrence any one of the remaining events. तो ये जो डेफिनेशन वगैरह है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में तुमको पूछ सकता है. नेक्स्ट है कोरिलेशन. ये क्या होता है? द स्टैटिस्टिकल टूल which studies any relationship between two variables in a bivariate distribution is called correlation. तो correlation मतलब relationship between two variables. तो तुमको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा और उन दोनों में जो भी रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोरिलेशन. उसको बोलते हैं हम लोग कोरिलेशन. तो देखो टाइप ऑफ कोरिलेशन. पहला पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, तीसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है. तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पहला देखेगा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है. तो कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन. अगर पहला वाला बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ रहा है, समझ रहे, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उसको बोलता है पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे कि देखो हाइट और वेट, अगर तुम्हारा हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा. रेनफॉल एंड सेल ऑफ अम्ब्रेला, अगर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो अम्ब्रेला का सेल भी बढ़ेगा, समझ रहे. तो दोनों जो वेरिएबल्स है वो दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट नेगेटिव कोरिलेशन. कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स चेंजेस द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. सिंपल कोरिलेशन, ये क्या होता है? कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड. एग्जांपल हाइट एंड वेट ऑफ ए पर्सन. यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स को तुम लेके उसको स्टडी कर रहा है. मल्टीपल कोरिलेशन. कोरिलेशन इज सेड टू बी मल्टीपल व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द जॉइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल अपॉन ए वेरिएबल नॉट इंक्लूडेड इन दैट. इसका एग्जांपल देखो, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन. Next है partial correlation. In partial correlation, we have more than two variables, but consider only two variables to be influencing each other. The effect of other variables being kept constant. इसका example वगैरह देखना तुम लोग. Next देखो types of correlation. क्या next है अपना linear correlation. इसमें क्या होता है? Correlation is said to be linear if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variable. अब मान लो एक अगर 2 पॉइंट बढ़ रहा है तो दूसरा भी 2 पॉइंट बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कोरिलेशन. नेक्स्ट है नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट bear a constant ratio to the amount of change in the other related variable. मतलब चेंज कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है. अगर एक में मान लो 2 पॉइंट बढ़ रहा है तो दूसरे में 3 पॉइंट बढ़ रहा है, 4 पॉइंट बढ़ रहा है, इस तरीके से, मतलब इक्वल नहीं है. तो ये था तुम लोगों का पूरा कंप्लीट थ्योरी जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं. अब यहाँ से तुम लोगों का काम शुरू होता है. इसको जितना हो सके समझो, देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. आ रहा बात समझ में? तुम लोगों को लगना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम होगा, ऐसा नहीं होगा. और दूसरा बात, अगर तुम लोग चाहता है कि तुम लोग का रिजल्ट बढ़िया हो, रिजल्ट देख के मजा आए, तो एक काम कर दो. अभी तुम्हारे फोन में जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है उसको उड़ा दो. बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रैक्शन देता है, उसको उड़ाना पड़ेगा. अगर तुम चाहता है कि बढ़िया रिजल्ट हो, दिखाने लायक हो, किसी को घर पे दिखा सके, तुम बता सके खुशी खुशी, तो उसको उड़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं. इंस्टाग्राम को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा उधर ही जा रहा है. तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और उड़ा दो उसको, समझ रहे हैं. तो अभी के लिए इतना ही था, काम में लग जाओ तुम लोग. चलो बाय.